अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज हम MGT 503 का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट ट्रेंड्स। आज का लेक्चर इस बारे में है कि पुरानी मैनेजमेंट और आज की मैनेजमेंट में क्या फ़र्क आ गया है और कौन से ऐसे नए कॉन्सेप्ट और चैलेंजेस हैं जो आज के मैनेजर को समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे लेक्चर का पार्ट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मौजू हमारे ज़ेर बहस आया क्यों है। सवाल जो हमेशा से ज़ेर बहस रहा है वो ये है कि क्या एक बिज़नेस का वाहिद मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। 1960 की दहाई से पहले इस सवाल पर बहुत बहस नहीं होती थी, लेकिन आज के इस दौर में दो बिल्कुल मुख्तलिफ व्यूज़ पाए जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला जो व्यू है वो हमारे पास क्लासिकल व्यू है जो मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट का वाहिद मकसद समाजी जिम्मेदारी मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी कि इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये कहा था कि मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट को। तो स्टूडेंट, ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लासिकल व्यू था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो किसने दिया था। वो मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था। स्टूडेंट, इन्होंने इनके दलाइल ये थे कि मैनेजर तंजीम के स्टॉक होल्डर के लिए काम करता है। इसके लिए मैनेजर की बुनियादी जिम्मेदारी मालिकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी कि बेस्ट तरीके से उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना है, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, एक फैक्ट्री का मैनेजर कहता है मेरा काम फैक्ट्री चलाना है और मुनाफा कमाना है। माशरे में स्कूल या हस्पताल बनाना मेरा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। नंबर 2 पर हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक व्यू। तो स्टूडेंट, इस नज़रिए के मुताबिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इसमें माशरे की फलाह बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ और उसे बेहतर बनाना भी शामिल है। अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट देखें तो इनकी दलील ये थी कि बड़ी कंपनीज कॉरपोरेशंस को सिर्फ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट नहीं हैं, वो माशरे का हिस्सा हैं, माशरे के वसाइल को इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए इन पर माशरे को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। तो स्टूडेंट, आई थिंक सो इनका जो नज़रिया था वो बहुत बेस्ट था और होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन हमसे मुनाफा कमा रही है तो उन्हें हम पर खर्च भी करना चाहिए। और मेरे व्यूज़ में तो ये क्लासिकल व्यू बिल्कुल ठीक नहीं था। मैनेजमेंट में मैनेजर का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। स्टूडेंट, अब इसके आर्ग्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, स्टूडेंट, वही फैक्ट्री का मैनेजर जो ये सोच रहा था कि मेरा काम तो सिर्फ मुनाफा कमाना है, हस्पताल या स्कूल बनाना नहीं है, वो सोशियो इकोनॉमिक व्यू में क्या सोचता है कि मैं इस माशरे में काम करता हूँ, यहाँ का पानी, हवा सब इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा यहाँ के लोगों के लिए स्कूल बनाने या फिर पोल्यूशन को कम करने पर भी खर्च करूँ। तो स्टूडेंट, ये दोनों जो हमारे पास व्यू आए थे उनके ख़िलाफ़ और इनके हक़ में कुछ दलाइल दिए गए। बेसिकली 10 आर्ग्यूमेंट्स थे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हक़ में थे। तो स्टूडेंट, हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट, आजकल अवामी कंपनियों से बहुत उम्मीद रखी जाती है। हर एक को उम्मीद होती है कि कंपनियां सिर्फ मुनाफा ना कमाएं बल्कि माशरे के लिए भी कुछ करें। नंबर 2 पर है लॉन्ग रन प्रॉफिट्स। जो कंपनी माशरे का ख्याल रखती है उसकी प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाती है और दूसरा, इसकी पब्लिक इमेज काफ़ी अरसे तक मुनाफा कमाने में मददगार साबित होती है। नंबर 3 पर है एथिकल ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट, ये एक इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि अगर हम माशरे से कमा रहे हैं तो हम माशरे को रिटर्न भी करें। इसके बाद है आर्ग्यूमेंटल अगेंस्ट।
स्टूडेंट जैसे ये बाकी भी सारी हमारे पास इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक बेटर इन्वायरमेंट दें, हम अपने माहौल का ख्याल रखें। उसके बाद है हम डिस्करेजमेंट करें गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है, पाबंदियां हैं उन पर। और इसके बाद है बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक बैलेंस तक लेकर जाएं। जो स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट हैं उनका भी हम ख्याल रखें। और पोसेसिव ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का बेदरेग इस्तेमाल ना करें। इसके बाद है सुपरियोरिटी ऑफ प्रिवेंटेशन ओवर कर्ज। तो इसके बाद है कि हमें सुपरियोरिटी देनी चाहिए कर्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने ये सुना होगा, परहेज इलाज से बेहतर है। तो हमें ऐसे इकदामात नहीं करने चाहिए जिससे हमें आगे जाकर नुकसान हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले है वोलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैनेजर का असली काम है। जैसे कि हमने क्लासिकल व्यू में देखा कि मुनाफा कमाना। तो स्टूडेंट अगर वो अपनी सोसाइटी पर खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो जो हमने क्लासिकल व्यू देखा है कि उसका काम सिर्फ अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो वो तो पूरा नहीं होगा। तो ये उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद है डिल्यूशन ऑफ पर्पस, अपने मकसद से हट जाना। डिल्यूशन ऑफ पर्पस से कंपनी अपने असली बिजनेस से हट जाती है। टू मच पावर, तो स्टूडेंट जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है। हर इंसान खुद को उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझता है। लेक ऑफ स्किल्स, तो इस तरह क्या होता है, स्किल्स में कमी आ जाती है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हम लोगों पर अपना रोब नहीं जमा सकते। इन अदर वर्ड्स, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मैनेजरियल एथिक्स। स्टूडेंट्स, एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स से मुराद वो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो हमें राइट और रॉन्ग कंडक्ट की वजाहत करते हैं। मीन्स डैट एथिक्स हम उन रूल्स को कहते हैं जिस पर अमल करके हम देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मैनेजमेंट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सही और गलत फैसला किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि इखलाकियात के 4 नज़रिए हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है यूटिलिटारियन व्यू ऑफ एथिक्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं इस नज़रिए के तहत फैसला सिर्फ उनके आउटकम्स और सीक्वेंसेस की बुनियाद पर किया जाता है। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट ये बहुत अमेजिंग किस्म का इनका एथिक्स है कि ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करना, यही इस व्यू का मकसद है। नंबर 2 पर हम देखते हैं राइट्स व्यू। स्टूडेंट्स, राइट्स व्यू में इस नज़रिए के तहत हम फैसला करते हुए अफराद की इनफरादी आज़ादियों और हकूक़ का एहतराम किया जाता है। इसका मेन पर्पस बुनियादी हकूक़ जैसे प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैनेजर को शक है कि उसका मुलाजिम वक्त ज़ाया करता है, लेकिन वो राइट्स व्यू के तहत इस मुलाजिम की ज़ाती ईमेल या फ़ोन कॉल चेक नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इसका हक है, राइट टू प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। नंबर 3 पर है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस नज़रिए के तहत मैनेजर को कवानीन और ज़वाबित का फेयरली और इम्पार्शली नाफिज करना ज़रूरी है, यानी कि जो भी रूल और रेगुलेशन कायम करे वो तमाम लोगों के लिए हों और गैर जानिबदारी से कायम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, एक मैनेजर का असूल है कि जो भी लेट आएगा उसकी सैलरी डिडक्ट होगी, लेकिन अगर उसका दोस्त भी लेट आता है तो उस इंसाफ के पेश नज़र उसके दोस्त की भी तनख्वाह कटेगी। नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यानी सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी।
ये आपको एमसीक्यूज आता है कि इंट्रोगेटिव थ्योरी को हम इसका सेकंड नाम कौन सा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। लेक्चर के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करना ज़रूरी है। बेसिकली स्टूडेंट ये लेक्चर एज इट इज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट ये नज़रिया कहता है, बेसिकली हम इंट्रोगेटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी पर बात कर रहे हैं। ये नज़रिया कहता है कि फ़ैसला करते हुए दो चीज़ों को देखना चाहिए। नंबर 1, मौजूदा क्वादो ज़वाबित, जिन्हें हम एम्पिरिकल फैक्टर कहते हैं, और एम्पिरिकल फैक्टर का मतलब है व्हाट इज़। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने इको 401 पढ़ी है तो उसमें इसको बहुत डिटेल से समझाया गया है। और नंबर 2 पर है नॉर्मेटिव व्हाट शुड बी, कि क्या किया जाना चाहिए। एम्पिरिकल क्या है और नॉर्मेटिव क्या किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने सोशल बिहेवियर्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एथिकल बिहेवियर को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, एक तंजीम अपने मुलाजमों के रवैये को कैसे बेहतर बना सकती है। नंबर 1, सिलेक्शन प्रोसेस। शुरू में ही ऐसे लोगों को भर्ती करें जिनके इखलाक मयारी बुलंद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को भर्ती कर रहे हैं तो आपको पहले से ही उनकी पर्सनल वैल्यू, उनकी ईगो स्ट्रेंथ और उनके लोकस कंट्रोल को देखना चाहिए और उनकी मोरल डेवलपमेंट को भी चेक करना चाहिए। नंबर 2 पर है कोड ऑफ एथिक्स। स्टूडेंट कंपनी को वाज़े तौर पर लिख कर बताना चाहिए कि कौन से रूल्स या कौन से रवैये काबिल कबूल हैं और कौन से नहीं हैं। नंबर 3 पर है टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप। अगर सीईओ खुद इखलाकियत पर काम करेगा तो मुलाजमीन को भी काम करने का हुक्म दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, अगर आला इंतज़ामिया खुद तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगी तो वो एक मिसाल बन जाएगी नीचे वाले लोगों के लिए। नंबर 4 पर हम देखते हैं एथिकल ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट, मुलाजमीन को तरबियत दी जानी चाहिए कि वो किस तरह मुश्किल सूरत हाल में इखलाकी फ़ैसले करें। इसके बाद है फॉर्मल प्रोटेक्शन। स्टूडेंट्स, फॉर्मल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली किसी गलत काम जैसे कि रिश्वत की निशानदही करे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जिसे स्टूडेंट हम विजिटर बाउलर प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, कि अगर कोई सर्वेंट या फिर एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले किसी गलत काम की निशानदही करता है तो उसे उसकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। स्टूडेंट, ये एक ऐसा अमल है जिसमें कोई फ़र्द या ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं और नई इनोवेशन के ज़रिए वैल्यूज़ पैदा करते हैं जो उनके बिज़नेस को ग्रो करवाती है। हमने ये लेक्चर नंबर 10 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा जीबीडी पर आपको जो वीडियो प्रोवाइड की गई है उसमें भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रीफली आपको समझाया है। इसके बाद स्टूडेंट, हम ये देखते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि एक बिज़नेस में, एक जॉब में और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म ने देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अच्छी चाय नहीं मिलती, तो उसने एक छोटा सा चाय का स्टॉल शुरू कर लिया। ये क्या थी? ये एक इनोवेशन थी, यानी कि एक जिद्दत आई। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही सालों में वो एक मशहूर कैफ़े का मालिक बन गया। तो स्टूडेंट, ये सारे को आप जस्ट पढ़ सकते हैं, ये एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एमसीक्यूज़ अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बुक्स सेल होती हैं, म्यूज़िक, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स, कैमराज, कार्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड न्यूमरस अदर आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलर वेबसाइट्स। तो स्टूडेंट, वो है अमेज़ोन। ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी बताया गया है
कि अमेज़ोन का फाउंडर कौन है, तो वो है जेफ बेजोस। तो स्टूडेंट ये एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं, आपने सिर्फ ये नाम याद रखना है कि हमारी बुक में जिस ऐप का जिक्र है वो है अमेज़ोन। वैसे तो बहुत सारी ऑनलाइन सेलिंग ऐप्स हैं, लेकिन हमारे हैंडआउट में अमेज़ोन का जिक्र आया है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट थीम इन इंटरप्रेन्योरशिप इज़ इनोवेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि इनोवेशन क्या है। और दूसरा जो फाइनल हमारे पास थीम है वो है ग्रोथ। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट ने जो आइडिया क्लिक किया एक टी स्टॉल बनाने का, वो इनोवेशन थी। और उसकी ग्रोथ क्या हुई कि वो एक कैफ़े का मालिक बन गया। उसने इतनी मेहनत की, उसने इतने अच्छे आइडियाज़ दिए, अच्छे वर्कर्स लगाए कि वो एक कैफ़े का मालिक बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ई कॉमर्स। स्टूडेंट आजकल की दुनिया में ई बिज़नेस बहुत पॉपुलर है। स्टूडेंट बेसिकली ये दुनिया ही ई बिज़नेस की दुनिया है। मैनेजर्स को इनके बगैर गुजारा नहीं है। ई कॉमर्स से मुराद इंटरनेट पर चीज़ों की खरीदो फरोख्त, बिजनेस और एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दराज.pk से कुछ खरीदते हैं। ई बिज़नेस स्टूडेंट, ई बिज़नेस ई कॉमर्स का सबसे बड़ा तस्वुर है। इससे मुराद तंजीम के तमाम कामों को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के ज़रिए करवाना है ताकि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के गोल को अचीव किया जा सके। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको ये पूछा जा सकता है कि ई बिज़नेस का मकसद क्या है। तो ई बिज़नेस का हमारे पास यही मकसद है कि हम अपने एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली के गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक ई बिज़नेस इन्हांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ट्रेडिशनल तंजीम है जो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी ब्रांड्स देखे होंगे, जैसे गुल अहमद। स्टूडेंट ये एक फ़िज़िकल स्टोर था, लेकिन अब वो एक वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन भी चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, दुनिया इंटरनेट पर आ रही है। 4G 5G के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट वैसे आपका ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इसे जस्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैनेजमेंट अब नेशनल बॉर्डर तक महदूद नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आज अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे ही कंट्री में उसके ऐड चलें। हम अपने एक छोटे से गांव में बैठकर अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के मैनेजर को ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस चैप्टर की समरी ये है कि 21वीं सदी का मैनेजर सिर्फ एक बॉस नहीं है जो सिर्फ मुनाफा कमाने का सोचे। आज के मैनेजर को एक ही वक्त में बहुत से किरदार अदा करने पड़ते हैं। इसे मुनाफा भी कमाना है, माशरे का ख्याल भी रखना है, इसे मुश्किल फैसले करते हुए एथिक्स को भी मद्देनज़र रखना है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को भी समझना है, और इसे ये भी देखना है कि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 से 4 टर्म्स यूज़ हुई थी जिनको मैंने लेक्चर में आपको स्किप करवाया था। तो आइए देखते हैं कि ये टर्म्स कौन सी थी। वो थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको उस एग्जांपल से भी समझा दिया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि अगर हम इस माशरे से ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें इस माशरे को वापस भी करना है। और सोशल ऑब्लिगेशंस, तो स्टूडेंट्स सोशल ऑब्लिगेशंस वो हैं जो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि टैक्स पे करना, जैसे कि नाप तोल में कमी ना करना, और इसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। तो स्टूडेंट इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेम टू अडॉप्ट चेंजिंग सोसाइटिकल कंडीशंस। तो स्टूडेंट जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, सोशल
सोशली चेंजेस आ रही हैं, तो किसी भी फ्रेम को भी चाहिए, हर एक फ्रेम को, कि वो खुद को उस चेंजेस के मुताबिक अडॉप्ट करे। और इसके बाद हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस को देखा। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपको एथिक्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डिफाइन ऑफ एथिक्स एंड एट लीस्ट 3 पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं टू बी 4 व्यूज़ ऑफ एथिक्स। तो आपने यहाँ पर 4 व्यूज़ हैं, आप इनमें से कोई से 2 दे सकते हैं। इसके बाद हमने ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हक में थे, वो 10 मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे। जो उसके अगेंस्ट थे वो 6 आर्ग्यूमेंट्स थे। स्टूडेंट आपने इनको अपने माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि राइट 5 आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 5 अगेंस्ट एंड 5 इन द राइट। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बेसिकली आपका ही चैनल है। अल्लाह हाफिज़।